ऐप 17 हिंदी अध्याय 86 अध्याय 82 षड्यंत्रकारी पत्थर आदमी भाग 3। झनकार एक जोरदार दुर्घटना हुई जिसके बाद एक कर्कश ध्वनि हुई जिससे गोल्डन बेल के दर्शक स्तब्ध रह गए क्योंकि वह तुरंत गायब हो गई। अंततः ज़ियाओबाई का बेल का सिर प्रोफाउंड गैंग बीस्ट पर जोर से टकराया जिससे वह अखाड़े के किनारे पर उड़ गया और बेहोश हो गया। इस समय श्रोताओं की आवाज अपने चरम पर पहुंच गई। ये सचमुच एक ऊर्जा को 4 बैलों में परिवर्तित करने जैसा है, भयानक। मैंने ऐसा पहली बार देखा है, यहाँ तक कि परफेक्शन रियल्म ऑरा शील्ड भी इसका सामना नहीं कर सकती। बहुत भयानक। मंच के नीचे बैठे छात्र, खासकर सीनियर छात्र, स्तब्ध रह गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये यू और बाकी छात्र क्यों हार गए। ऐसे विचित्र व्यक्ति का सामना करने पर वे केवल हार स्वीकार कर सकते थे। आखिरकार ये झांगशी का दूसरा स्पिरिट बीस्ट था और यहाँ तक कि नए सिरे से प्रशिक्षण लेने वाला इतना अनुभवी खिलाड़ी भी इसे हरा नहीं सकता था, इसलिए ये यू और अन्य निश्चित रूप से नहीं कर सकते थे। झांगशी भी अचंभित रह गया। वह काफी देर तक विचारों में खोया रहा, फिर आगे बढ़कर प्रोफाउंड गैंग बीस्ट की चोटों की जांच की। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि आभा शील्ड ने अधिकांश क्षति की भरपाई कर दी थी, इसलिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लिन चेन पास में ही इंतजार कर रहा था और झांगशी द्वारा जांच पूरी करने के बाद ही उसने पूछा, अब आपका चौथा स्थान मेरा है ना? झांगशी की पुतलियां फैल गईं। हालांकि वह अनिच्छुक था, उसने इनकार नहीं किया। उसने सिर हिलाया और प्रोफाउंड गैंग बीस्ट को डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने लिन चेन को ये कहते सुना, क्या आप चौथे स्थान में रुचि रखते हैं? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांगशी हैरान था, एक पत्थर आदमी होने के नाते वह प्रतिक्रिया देने में थोड़ा धीमा था। कुछ लोगों को कुछ समझ में आया, उनके मुंह फूल गए। लिन चेन ने आगे कहा, यदि आप इसे चाहते हैं तो मैं इसे आपको बेच सकता हूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांगशी चुप था, भीड़ भी चुप थी। आपने अभी किसी से कुछ जीता है और अब आप उसे वापस बेचने जा रहे हैं। रुचि नहीं है। लिन चेन ने दूसरों की ओर देखा। कई आंखें इच्छा से जल रही थीं। वहां उपस्थित अधिकांश लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी। लघु गुप्त क्षेत्र में चौथा स्थान वह अमूल्य था। रुको, मुझे चाहिए, झांगशी ने कहा। जरा रुको, पहले मुझे प्रोफाउंड गैंग बीस्ट को मेडिकल हॉल ले जाने दो और मेरे लिए जगह रख लो। वह जल्दी से 2 कदम चला, रुका और बोला, धन्यवाद। भीड़ एक बार फिर चुप रही। अरे या वाह, किसी ने उसकी जगह छीन ली और फिर उसे वापस बेच दिया, और उसने धन्यवाद भी कहा। लिन चेन ने शायद ही कभी इतना विनम्र खलनायक देखा था और जवाब दिया, आपका स्वागत है, मैं आपका इंतजार करूंगा। बोलने के बाद उसने तुरंत बेल के सिर को छुआ। यह भी पहली बार था जब उसे आत्मा परिवर्तन स्तर के आत्मा जानवर के वंश का सामना करना पड़ा। गहन गिरोह जानवर, मध्यवर्ती आत्मा परिवर्तन, प्रमुख रक्तरेखा, गहन गिरोह जानवर 56.3%, युद्ध आत्मा जानवर 23.6%, छिपी हुई रक्तरेखा 13.2%, प्रदूषित रक्तरेखा 6.9%। रक्तरेखा खराब नहीं थी। लिन चेन का सिद्धांत था कि रूपांतरण दर श्रेणी से संबंधित है और इससे गुणवत्ता से भी संबंधित होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार 13.2% आत्मा परिवर्तन स्तर और 13.2% नश्वर स्तर का रूपांतरण समान स्तर नहीं होना चाहिए। इस हंगामे ने लिन चेन और उसके समूह का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इससे उनके आसपास का वातावरण भी शांत हो गया। वे मूर्ख नहीं थे। लिन चेन ने झांगशी के दूसरे स्पिरिट बीस्ट को हरा दिया था, जो 99% लोगों को हराने के बराबर था। कोई इतना अंधा नहीं होगा कि आकर उसे उकसाए। लगभग 3 घंटे बाद झांगशी जल्दी से वापस लौट आया। अपनी कीमत बताओ। झांगशी काफी ईमानदार इंसान थे। एक पुराने खिलाड़ी होने के नाते उन्होंने एक दांव भी छुपाया और आखिरकार हार गए, इसलिए उनके कौशल कमजोर थे और उन्हें हार माननी पड़ी। आपके पास ऑफर करने के लिए क्या है? धन, पैसे के अलावा और कुछ? लिन चेन ने पूछा। तुम क्या चाहते हो? झांगशी ने सीधे पूछा। बस कह दो। आप आंतरिक प्रांगण में हैं, इसलिए आपके पास जरूर बहुत सारे संसाधन होंगे। क्या आपके पास कोई आध्यात्मिक तंत्र, अमृत या साधना के गुप्त सूत्र है? लिन चेन ने बिना कुछ सोचे समझे पूछा। पैसा सचमुच उसके लिए उपयोगी था, लेकिन अभी उसे इसकी सख्त जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर आध्यात्मिक शक्ति में सुधार करना और ज़ियाओबाई की तीसरी कौशल सीमा को अनलॉक करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तुम्हें इनकी क्या जरूरत है? झांगशी का मुंह फड़क उठा।
अगर आपके पास है तो बताइए। मेरे पास नहीं है। अगला वाला। झांगशी चिंतित हो गए और बार बार बोले, रुको, हालांकि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि किसके पास है। आध्यात्मिक शक्ति संवर्धन कलाकृति 3096। कौन दूसरे के पास है? दूसरा कौन है? लिन चेन ने हैरान होकर पूछा। ये दूसरा स्थान है, झांगशी ने दोहराया। 100 स्टॉस चार्ट पर मुरोगजू। उसका पहला स्पिरिट बीस्ट एक लड़ाकू पालतू जानवर है। उसने अपने दूसरे के लिए एक आध्यात्मिक प्रणाली चुनी और उसके परिवार ने किसी तरह उसे 3000 सियान वुस दिला दिया। 3000 सियान वुस सुनकर लिन चेन भी दंग रह गया। ये चीज काफी दुर्लभ है। ये 3000 पत्तों वाला एक छोटा सा पेड़ है जो बोनसाई जैसा दिखता है। बीस्ट टैमिंग ट्रेजर मैनुअल के अनुसार 3000 सियान वू स्पिरिट बीस्ट्स को दाव समझने में मदद कर सकता है और इसके पास बैठने से आध्यात्मिक शक्ति का विकास बढ़ सकता है। क्या तुम उसके करीब हो? लिन चेन ने पूछा। जरूरी नहीं। तो फिर मैं उससे नहीं पा सकता। उसका दूसरा आत्मिक जानवर आध्यात्मिक प्रणाली से है, उसके लिए मेरे साथ युद्ध करना संभव नहीं है। जल्दी मत करो, झांगशी ने जल्दी से कहा। वास्तव में मुरोगजू और मैं एक ही सपना साझा करते हैं और वह है निंगतियान को हराना। लिन चेन ने भौहें चढ़ाईं। इसमें फिर से निंग जिमो का भाई क्यों शामिल है? क्योंकि वह निंग जिमो को जानता था। लिन चेन कभी कभी निंगतियान के बारे में कहानियां सुनता था। यह अफवाह है कि जब से निंगतियान एक बीस्ट मास्टर बना है, उसकी प्रतिभा आश्चर्यजनक है और वह कभी नहीं हारा है। ये जटिल है। जटिल नहीं है, झांगशी ने कहा। अब निंगतियान अपने दूसरे आत्मा जानवर का भी पालन पोषण कर रहा है, जो कि स्तर 13 का है। क्या वह भावनात्मक उतार चढ़ाव से आसानी से प्रभावित हो जाता है? नहीं, वो हमेशा अलग थलग रहता है, जो कि मैं उसके बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमेशा ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर पैसा उधार रखा हो। इससे निपटना कठिन है। लिन चेन ने अपना सिर हिलाया। हमेशा कोई रास्ता होता है, मैं मुरोगजू से पूछूंगा। इसके साथ ही झांगशी लिन चेन की सहमति की प्रतीक्षा किए बिना चले गए। ... लिन चेन के छात्रावास को छोड़कर झांगशी सीधे लड़कियों के छात्रावास में गए और दूसरी लड़की मुरोगजू को देखा। मुरोगजू के लंबे बाल लहरा रहे थे और उसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसकी सबसे खास विशेषताएं थीं उसकी छाती और उसकी सेक्सी लंबी टांगें। वह पालथी मारकर ध्यान कर रही थी और जब उसने झांगशी के आगमन का आभास किया तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। ओह, क्या ये वही आदमी नहीं है जो बाहर अपमान दिखा रहा था? स्टोन मैन। मुरोगजू, मुझे व्यंग्य से बचाओ, झांगशी ने कहा। आप जानते हैं, दूसरी तरफ निंगतियान जैसा एक सनकी है। निंगतियान की बात सुनकर मुरोगजू की भावनाएं जटिल हो गईं। इस बड़ी सुंदरता मुरोगजू के स्वाभाविक रूप से कई अनुयायी थे, लेकिन उसे केवल निंगतियान पसंद था। फिर भी निंगतियान साधना का दीवाना था, रिश्तों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके इशारों को देखते हुए निंगतियान ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। यहां तक कि दूसरा उपनाम भी निंगतियान ने ही दिया था। इसलिए मुरोगजू के मन में निंगतियान के लिए प्यार और नफरत दोनों थी। प्यार इसलिए क्योंकि वह उससे प्यार करती थी, नफरत इसलिए क्योंकि वह उसे पा नहीं सकी। मुरोगजू ने सोचा, अगर निंगतियान एक बार हार गया और उसका दांव दिल टूट गया, उसे इसमें शामिल होने का मौका मिल सकता है। दुर्भाग्यवश वह हमेशा दूसरे स्थान पर रही है और हर बार हारती रही है। जहां तक झांगशी का सवाल है, हालांकि उसके पास कुछ कौशल है, निंगतियान का तेज दिमाग उसे कुत्ते की तरह खेल सकता है। संयुक्त कौशल एक QE4 बैलों में बदल जाता है, प्रभावशाली है। मुरोगजू ने सिर हिलाया, ये स्वीकार करते हुए कि झांगशी की हार अनुचित नहीं थी। विचारों में खोई हुई वह अचानक वास्तविकता में वापस आ गई। झांगशी को घूरते हुए पूछा, रुको, तुम मेरे पास क्यों आए? झांगशी ने कुछ भी नहीं छिपाया और उसे स्थिति बता दी। उसे 3000 सियान वुस वाला पेड़ चाहिए। ये सुनकर मुरोगजू ने गाली दी, इसे मेरे दादा ने नीलामी में बहुत कीमत पर खरीदा था। एक गुप्त लोक की साधना स्थली इसकी तुलना कैसे कर सकती है? मैंने आपसे इसे देने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि वह 2 महीने तक खेती करेंगे और फिर इसे वापस कर देंगे। झांगशी इतना मूर्ख नहीं था कि बात को समझ न पाए और बोला, क्या आप हारने के बाद निंगतियान के हाव भाव नहीं देखना चाहते? डर है कि ऐसा नहीं होगा। हारना सामान्य बात है, आखिरकार वह निंगतियान है। मुरोगजू को प्रलोभन हुआ। सर्दियों के बाद जब स्पिरिट अकादमी नए छात्रों की भर्ती करेगी, तो निंगतियान को अगले साल की स्पिरिट अकादमी प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए इन कोर्टेया द्वारा सिफारिश की जा सकती है।
1 महीने के उपयोग का अधिकार, मुरोगजू ने अंततः कहा। ठीक है, झांगशी ने खुश होकर कहा, मैं निंग तियान को बता दूंगा। मैं भी जाऊंगा। मुरोगजू की आंखें चमक उठी, मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है। 1 मिनट रुको, मुझे थोड़ा मेकअप करने दो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांगशी ईर्ष्या से भरा हुआ था, क्योंकि उसने पहले भी मुरोगजू के सामने अपनी गलती स्वीकार की थी और बदले में उसे अच्छे आदमी का कार्ड मिला था। निंग तियान को तांग जुएहाई ने सीधे बंद दरवाजे के शिष्य के रूप में ले लिया था, इसलिए वह एक उत्कृष्ट छात्रावास में रहा। जब वे पहुंचे, निंग तियान अपने आत्मिक पशु को साधना में मार्गदर्शन दे रहा था और उन्हें देखकर भी रुकने का इरादा नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि वह अंधा है या सिर्फ न देखने का नाटक कर रहा है? मुरोगजू गुस्से से बोली, उसने यह मेकअप करने में 2 घंटे लगाए। अगर निंग तियान ने उसे सीधे खारिज कर दिया तो वह काफी घबरा जाएगी। झांगशी मुरोगजू से कहीं अधिक चमड़ी वाला था। वह आगे बढ़ा और चिल्लाया, निंग तियान, क्या तुम्हारे पास समय है? नहीं, निंग तियान ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। कोई चिंता नहीं, मैं बोलता रहूंगा तब तक तुम खेती करो। निंग तियान ने भौहें चढ़ाईं। झांगशी ने सचमुच बोलना शुरू कर दिया। क्या तुमने आज की घटना के बारे में सुना? लिन चेन बहुत घमंडी है, शेखी बघारते हुए आया कि हमारे भीतरी प्रांगण में कोई नहीं है और बेतुकी बातें कर रहा है। स्वाभाविक रूप से मैं आश्वस्त नहीं हुआ और भीतरी प्रांगण के लिए लड़ा, लेकिन दुख की बात है। मैं आपकी बात समझता हूं। आपने शायद उसे तीसरे स्थान के लिए निशाना बनाया था, लेकिन जीत नहीं पाए। निंग तियान ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। तुम झांगशी ने खुद को उजागर महसूस करते हुए गुस्से में कहा, भले ही यह सच हो, मैं कम से कम कुछ हद तक इन कोर्टयार्ड का प्रतिनिधित्व करने के मकसद से प्रेरित था। आखिरकार साधना का अर्थ है योग्यतम का अस्तित्व। यदि किसी बैच के छात्र प्रतिस्पर्धी नहीं है तो यह उनकी समस्या है। निंग तियान शांत रहा। झांगशी स्वाभाविक रूप से हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी नज़र में लिन चेन और निंग तियान दोनों ही बेकार थे। उन्हें आपस में लड़ने दिया जाए तो जो भी हारेगा उससे वह खुश रहेगा। लेकिन निंग तियान एक जिद्दी और कठोर चट्टान की तरह लग रहा था। वह पूरी तरह से अविचल था। ठंडे खून वाले झांगशी ने अंततः चिल्लाते हुए कहा, आंतरिक प्रांगण आखिरकार हमारा अल्मा मैटर है, इसमें योगदान देना ही उचित है। क्या आप ऐसा नहीं कहेंगे? मुरोगजू मुरोगजू ने निंग तियान पर नजरें गड़ाए हुए केवल तभी जवाब दिया जब पूछा गया, मुझे लगता है कि निंग तियान बिल्कुल सही है। झांगशी की पुतलियां फैल गईं, विश्व दृष्टि बिखर गई। आखिर तुम किस तरफ हो? चाटुकारों की दुनिया सचमुच अथाह है। हाँ, ऐसा क्यों न हो, हम सभी इन कोर्टयार्ड से संबंधित हैं, हमें योगदान देना चाहिए, मुरोगजू ने कहा। लेकिन निंग तियान ने कुछ और नहीं कहा, जिससे दोनों कुछ निराश होकर चले गए। जैसे ही वे चले गए, झांगशी ने धीरे से कहा, यह बेहतर होगा यदि निंग जिमो यहाँ होता। वह और लिन चेन टीम के साथी हुआ करते थे, क्या आपको नहीं लगता? मुरोगजू आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुरोगजू ने एक कदम पीछे 3 बार देखा, वह भी सिर्फ निंग तियान की झलक पाने के लिए। झांगशी इतना परेशान हो गया कि चिल्लाया, उफ़, तुम लड़की चाटुकार, तुम भी मुझ पर फिदा रहते थे। ये तो पहले की बात है। अब मुझे इस बात का गहरा अफसोस है कि मैं आपकी बात पहले क्यों नहीं समझ पाया। लिन चेन से हारने का तुम्हें यही फल मिला। आप विषय क्यों बदल रहे हैं? ये सच है, अगर मेरा भाई निंग तियान लड़ता तो निश्चित रूप से वह हारता नहीं। यह उनकी बहस के कारण था कि उन्होंने निंग जिमो का नाम सुनकर निंग तियान के चेहरे पर आई हल्की सी भरीकुटी पर ध्यान नहीं दिया। दिन भर की साधना के बाद जियाओबाई जल्दी सोना चाहती थी। लिन चेन को भी जल्दी सोने की आदत हो गई। चूंकि उसका दिन काफी लंबा था, इसलिए उसने उम्मीद नहीं की थी कि झांगशी देर रात को दरवाजा खटखटाएगा। क्या तुमने इसका हल निकाल लिया? लिन चेन आशान्वित था। निंग तियान इसके झांसे में नहीं आया। लिन चेन ने बस स्वीकार किया, आश्चर्यचकित नहीं। इसके झांसे में न आना सामान्य व्यवहार है। भाई लिन, उस जगह के बारे में आप बहुत चालाक हैं। आपको पता है कि यह कल से शुरू हो रहा है। अगर आप इसे नहीं बेचेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप रात में आए। हे। झांगशी अपने विचारों में खो गया, उसका ठंडा पसीना बह रहा था। ये लिन चेन, वह भी इतना चालाक क्यों है? क्या वह भी मेरे साथ कुत्ते की तरह खेल सकता है? इस समय झांगशी पूरी तरह से आश्वस्त था। लिन चेन वास्तव में निंग तियान को चुनौती देने के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी था, क्योंकि वे कुछ हद तक एक जैसे थे। छोटी लोमड़ी का धोखा स्तर उन्नयन।
यदि आप इसे अभी नहीं बेचते हैं तो आपको कल एक पैसा भी नहीं मिलेगा, केवल 1 लाख ही मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं भी कभी कभी आपकी जगह पर बैठ जाता हूं। आप। झांगशी सचमुच गुस्से में था। क्या ये पूंजीपति जैसा ही नहीं है? गरीबों को सस्ता दूध बेचने की बजाय उससे बहाने को तैयार। अंत में उन्होंने आगे पीछे मोल तोल किया और 3 लाख पर समझौता हुआ। कीमत थोड़ी अधिक थी, लेकिन लघु गुप्त क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण था कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता था, अन्यथा तीसरा स्थान सुरक्षित नहीं हो सकता था। क्या आप कह सकते हैं कि आपने इसे मुझे 1 लाख में वापस बेच दिया? झांगशी को अपनी प्रतिष्ठा की परवाह थी। हंसी का पात्र बनना तो निश्चित था, लेकिन यदि हंसी 1 लाख लोगों की होती तो इतनी जोरदार हंसी नहीं होती। जरूर। लिन चेन ने हाथ बढ़ाया और कहा, 10,000 रुपये। चुप रहने के लिए पैसे कब से इतने महंगे हो गए? झांगशी गुस्से से कांपते हुए बोला, जो भी करो उसमें थोड़ी ढील दो ताकि हम बाद में फिर मिल सकें। इन 2 महीनों के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं भीतरी आंगन में नहीं रुकूंगा। लिन चेन को याद आया कि कई युवानजी ने चेन ताओ से क्या कहा था। ठीक है, ठीक है। झांगशी ने 10,000 रुपये फेंके, एक अंतिम गोली छोड़ी और गुस्से में चले गए। ... अगले दिन लघु गुप्त क्षेत्र का उद्घाटन था और जब लिन चेन और उसके 2 साथी चौक पर पहुंचे तो कई छात्र पहले से ही वहां मौजूद थे। लिन चेन को देखकर दूसरे वर्ष के छात्र आपस में बातें करने लगे। झांगशी के साथ हुई घटना भी फैल गई थी। जब झांगशी पहुंचे तो बातचीत चरम पर पहुंच गई। झांगशी, इसे वापस खरीदने में आपने कितना खर्च किया? इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। झांगशी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। वह चतुर था, क्योंकि वह जानता था कि यदि यह बात उसके मुंह से निकली तो अन्य लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। अंत में गपशप करने वाले छात्रों ने झांगशी के साथियों से 1 लाख का आंकड़ा छीन लिया। बाहरी आंगन वालों को दाम नहीं पता, उन्होंने घाटा उठाकर बेच दिया। बिल्कुल, इसे कम से कम 2 लाख में बेचा जा सकता था। किसी ने लिन चेन पर हंसा, जिससे झांगशी को ठंडा पसीना आ गया। अगर लिन चेन को उकसाया गया और उनके रिश्ते में खटास आ गई तो उसकी शर्मिंदगी और बढ़ जाएगी। हालांकि लिन चेन ने ऐसी चीजों की कभी परवाह नहीं की, उसने झांगशी से पैसे लिए थे और वह अपना वादा निभाने पर आमादा था। झांगशी ने लिन चेन पर नजर रखी और उसे अपना वादा निभाते देख राहत की लहर महसूस की और लिन चेन के बारे में उसकी धारणा थोड़ी बेहतर हो गई। सौभाग्य से निंग तियान जल्द ही वहां पहुंच गया और सबसे उल्लेखनीय प्रतिभा के रूप में उसने प्रवेश करते ही बहुत ध्यान आकर्षित किया। अगर निंग तियान कोई कदम उठाता है तो उसे जीतना चाहिए। नहीं, वह निश्चित रूप से जीतेगा। मैंने सुना है कि झांगशी ने कल उससे पूछा था, लेकिन निंग तियान ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। शायद निंग तियान की नज़र में लिन चेन कोई चुनौती भी नहीं है। हर कोई बात कर रहा था और लिन चेन अंततः निंग जिमो के इस बड़े भाई से मिला, जिसके बारे में उसने लंबे समय से सुना था। उसने निंग जिमो के भाई को कुछ हद तक अपने जैसा पाया, लेकिन उनकी कहानी के बारे में लिन चेन ने ज्यादा कुछ नहीं सुना था, केवल इतना सुना था कि निंग जिमो एक उपपत्नी से पैदा हुआ था। लिन चेन ने सोचा कि दोनों भाइयों के बीच संघर्ष संभवतः इसी बिंदु पर केंद्रित था। जल्द ही तांग जुएहाई प्रकट हुए और नियमों को समझाया, फिर कहा, अंदर पहले से ही सीटें निर्धारित हैं, बस अपने नंबर के अनुसार बैठ जाओ। फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने छोटे गुप्त क्षेत्र को खोल दिया। ... इतना गर्म। जैसे ही लिन चेन ने कदम रखा, कई युवानजी चिल्लाए और लिन चेन ने भी इसे महसूस किया। प्रवेश करने से पहले लिन चेन ने ली जेन से सुना था कि यह गुप्त क्षेत्र एक ज्वाला लोमड़ी का पुराना घोंसला हुआ करता था, जो जियोहॉन के परिजनों का घर था। आखिरकार ज्योक्सिंग शहर दिव्य लोमड़ी का पुराना अड्डा हुआ करता था और यहाँ बचे अधिकांश गुप्त क्षेत्र दिव्य लोमड़ी के थे। यद्यपि वहाँ बहुत गर्मी थी, फिर भी यह आत्मा जानवरों के लिए खेती करने के लिए एक बढ़िया जगह थी। जैसे ही छोटी लोमड़ी अंदर आई, उसे स्वर्ग जैसा महसूस हुआ, वो खुशी से उछल रही थी। जियोहोंग, तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, शायद तुम अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए महान मार्ग को समझ सको, लिन चेन ने कहा। ये सुनकर जियोहोंग ने तुरंत सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। लिन चेन बस मुस्कुराया, क्योंकि वह आदतन बड़ा चढ़ाकर बात कह रहा था। इनर कोर्टयार्ड ने इस जगह को सालों से विकसित किया था, इसलिए यह नामुमकिन था कि फ्लेम फॉक्स के साथ अनुबंधित कोई भी बीस्ट मास्टर यहाँ न आया हो। इसलिए कोई भी अवसर पाना लॉटरी जीतने जैसा था।
गुप्त क्षेत्र का केंद्र एक ज्वालामुखी गड्ढा था। आंतरिक प्रांगण ने यहाँ कई अवरोध स्थापित कर दिए थे और अंदर एक बड़ा खुला स्थान था जिसे अलग अलग स्थानों में विभाजित किया जा सकता था। इन स्थानों के मध्य में एक गड्ढा था जिसके ऊपर पानी था, जिसे स्पिरिट स्प्रिंग कहा जाता था, जो गर्म पानी के झरने के समान था। जियाओबाई गर्म पानी के झरने के पास पहुंची और सोचने लगी, निश्चित रूप से सभी आत्मिक जानवर यहाँ स्नान नहीं करते हैं, है ना? लिन चेन ने तुरंत जियाओबाई के विचारों को समझ लिया और कहा, ये जगह साल में केवल एक बार खुलती है और पानी बह रहा है और पहले से ही प्रकृति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। जियाओबाई को समझ नहीं आया, लेकिन उसने लिन चेन के शब्दों पर भरोसा किया। अंदर जाओ। लिन चेन ने उसकी बैल की पीठ थपथपाई। जियाओबाई ने मुंह किया, अपनी आंखें बंद की और सीधे पानी में कूद गया और अगले ही पल गर्म पानी के झरने से बाहर कूद गया। क्या हुआ मुंह? क्या ये वास्तव में इतना गर्म है? लिन चेन आश्चर्यचकित था। उसने इसे छूने की योजना बनाई, लेकिन जियाओबाई ने जल्दी से उसे रोक दिया। डर था कि लिन चेन जल जाएगा। अपनी मोटी खाल के बावजूद जियाओबाई को गर्मी महसूस हुई। लिन चेन ने पानी पर अपना हाथ लहराया, वास्तव में तापमान को महसूस कर रहा था। फिर जियाओबाई ने धीरे धीरे पानी का परीक्षण किया, धीरे धीरे अनुकूलन किया। गर्म पानी के झरने में स्नान वास्तव में आरामदायक था। जियाओबाई ने महसूस किया कि उसके अंदर पशु शक्ति उमड़ रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करने लगा। लिन चेन जमीन पर बैठने ही वाला था कि उसने छोटी लोमड़ी को उछलते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो, कभी अपनी आंखें बंद कर रही हो, कभी अपने हाथों को आपस में जोड़ रही हो। स्पष्टतः लिन चेन ने उसे मूर्ख बनाया था, ये सोचकर कि वह महान मार्ग को समझ रहा है। अंदर जाओ। लिन चेन ने उसे पकड़ लिया और गर्म पानी के झरने में फेंक दिया। जियाओबाई को पता था कि यह छोटी लोमड़ी है। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, हालांकि वह आमतौर पर अन्य आत्मा जानवरों के बारे में बहुत ही चुस्त थी, छोटी लोमड़ी की परवाह नहीं करती थी। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही लिटिल फॉक्स ने छपाक से पानी में प्रवेश किया, वह सीधे छठे स्तर पर पहुंच गया। इतनी तेजी! लिन चेन दंग रह गया। यह एक तेज ट्रैक पर होने जैसा था, जैसा कि फ्लेम फॉक्स के क्षेत्र से अपेक्षित था। साधना का समय नीरस और नीरस था। लिन चेन समय बिताने के लिए पुस्तकों के साथ एकांत में रह सकते थे, जबकि कई युवांजी और किन्हाव ऐसा नहीं कर सकते थे। एक दिन बाद ही वे उसके साथ जुड़ गए। भाई लिन, आपकी जगह सचमुच बेहतर है। कई युवांजी छठे स्थान पर रहे, जबकि किन्हाव 10वें स्थान पर रहे। प्रवेश करने पर किन्हाव का पैनलिन पायथन तीव्र साधना गति के साथ लगभग 12 स्तरीय अर्चन तक पहुंच गया। निकटतम स्थान ज्वालामुखी क्रेटर के भी नजदीक था, जो स्वाभाविक रूप से एक लाभ था। काश हम खेती कर पाते, किन्हाव ने टिप्पणी की। यदि मनुष्य साधना कर सकते तो आत्मिक जानवर बेरोजगार हो जाते, कई युवांजी ने जवाब दिया। लिन चेन इस दृष्टिकोण से सहमत थे। इस युग में मनुष्य और जानवर सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में थे, लेकिन यदि मनुष्य खेती कर सकते हैं तो मानवता की विदेशी जातियों को बाहर करने की प्रवृत्ति के साथ आत्मा जानवरों को सबसे पहले दबाया जा सकता है, जो एक निर्विवाद तथ्य है। बातें करते करते उन्हें भूख लगने लगी और उन्होंने कुछ खाने का सोचा। लिन चेन ने जमे हुए कच्चे चिकन विंग्स और बारबेक्यू मसाला निकाला और किन्हाव और कई अपनी खुशी रोक नहीं पाए और पूछा, क्या ये फर्स्ट बारबेक्यू शॉप का मसाला है? बिल्कुल, लिन चेन ने सिर हिलाया। लिन चेन, तुम्हारे संबंध वाकई प्रभावशाली हैं। किन्हाव और कई ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से बारबेक्यू के लिए आग जला दी और जल्द ही उसकी सुगंध हर जगह फैल गई, जिससे एक छात्र गुस्से से चिल्ला उठा। यहाँ कौन पूछताछ कर रहा है जो आत्मा जानवरों की साधना में बाधा डाल रहा है? अच्छा बनो, तुम बाहर नहीं आ सकते, सहन करो। इतना पेटू मत बनो, तुम पहले ही काफी मोटे हो गए हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन रूपांतरित करने वाला आत्मिक जानवर, वायुजनित सर्प। पहले गड्ढे से कुछ ही दूरी पर निंग तियान खुले मैदान में बैठा था, कभी कभी लिन चेन की ओर देख रहा था। उसके बगल में एक और व्यक्ति बैठा था, उसका साथी जिसका नाम वूजी था। कप्तान, क्या आप भी भूखे हैं? वूजी ने सोचा कि लिन चेन और अन्य लोग वास्तव में बेईमान थे। अधिकांश आत्मा जानवर पेटू होते हैं। लिन चेन ने जो किया वह एक खूबसूरत महिला द्वारा पुरुषों के सामने कपड़े उतारकर नृत्य करने से अलग नहीं था। निंग तियान ने अपने पास के पत्थर पर अपनी उंगलियां थपथपाई और कहा, मुझ पर एक एहसान करो। वूजी काफी आश्चर्यचकित था, क्योंकि निंग तियान शायद ही कभी इस तरह बोलता था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, आप ही कहिए। मुझे इस बात पर नजर रखने में मदद करो कि लिन चेन का स्पिरिट बीस्ट कब लेवल 13 पर पहुंचता है।
निंग तियान ने कुछ देर सोचा और आखिरकार कहा, कप्तान, क्या आप चाहते हैं? वू जी ने देखा और तभी उसने देखा कि निंग तियान का दूसरा आत्मा जानवर खुले मैदान में गहरी नींद में सो रहा था। क्या वह लिन चेन के साथ युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था? आश्चर्य के बीच वू जी ने खुशी से कहा, कैप्टन, मैंने हमेशा कहा है, आप सिर्फ 19 साल के हैं, आपके दिल में हमारे इन कोर्टयार्ड के लिए खड़े होने का वही उत्साह होना चाहिए। निंग तियान बोलने में झिझका, लेकिन अंत में कहा, इसे भूल जाओ, तुम जाओ। निश्चिंत रहो, जैसे ही यह अपग्रेड होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। वू जी उत्सुकता से भाग गया। हालांकि लिन चेन के आगमन का उनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लिन चेन के आसपास होने से आंतरिक प्रांगण वास्तव में चैन की सांस नहीं ले पा रहा था। निंग तियान ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। वास्तव में उन्होंने जो कार्रवाई की उसका कारण कोई आंतरिक प्रांगण नहीं था। ऐसा नहीं था कि उन्हें आंतरिक प्रांगण से कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता था, उन्हें तो यह उबाऊ लगता था। बलवान को चमकना चाहिए, यही संसार का नियम है। असली कारण निंग जिमो था। ... अरे बुरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत को बाहर रखने की और उसके साथ एक बच्चा भी पैदा करने की? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अपनी याददाश्त के अनुसार निंग तियान को अपने माता पिता के तर्कों से पहली बार पता चला कि उसका एक छोटा भाई भी है। जल्द ही ये सौतेला भाई परिवार में आ गया। निंग तियान ने सोचा कि यह विरासत के लिए लड़ाई होनी चाहिए। वास्तव में दोनों स्त्रियां जल और अग्नि के समान थीं। हर 3 दिन में उनमें छोटा मोटा झगड़ा होता था और हर 7 दिन में बड़ा झगड़ा होता था। उसके पिता निंग ये को असहाय होकर उन्हें अलग करना पड़ा। हालांकि चूंकि वे दोनों निंग ये के बेटे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनसे न मिलना असंभव था। निंग ये ने उन्हें पढ़ाने के लिए शहर के सबसे अच्छे शिक्षक को बुलाया। शुरुआत में तो उनकी पढ़ाई ठीक ठाक रही, लेकिन जल्द ही हालात बिगड़ गए। उसकी मां अक्सर उसे निंगजीमो से सावधान रहने को कहती थी, क्योंकि भविष्य में निंगजीमो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी होगा। निंग तियान ने इसे दिल पर नहीं लिया क्योंकि वह छोटी उम्र से ही समझदार था। यह पिछली पीढ़ी की गलती थी, यह अगली पीढ़ी तक नहीं रहना चाहिए। वह सचमुच उसे अपना सगा भाई मानता था। दुर्भाग्यवश निंग जिमो अपनी मां के दिमाग की धुलाई से बच नहीं सका। निंग जिमो हमेशा निंग तियान को एक लक्ष्य के रूप में देखता था और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि निंग तियान बहुत ही उत्कृष्ट था। बाद में निंग तियान ने इसके बारे में सोचा और निंग ये को इसके बारे में बताया। सुनने के बाद निंग ये ने सुलह करने का इरादा नहीं किया। उन्होंने निंग तियान से कहा, इसे ऐसे ही रखना ठीक है। जब से निंग जिमो स्कूल में आया और उसके साथ सीखना शुरू किया, उसका स्वभाव शांत हो गया है। निंग जिमो का एक लक्ष्य है और वो प्रगति के लिए भी प्रयास कर सकता है। इसके अलावा उनकी माताएं शुरू से ही पानी और आग की तरह थीं, इसलिए इस रिश्ते को बनाए रखने से उन पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। निंग तियान स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन निंग ये के अंतिम 2 वाक्यों ने उसे प्रभावित कर दिया। निंग तियान, क्या तुम सचमुच उसे भाई मानते हो? हाँ। तो फिर कृपया सहन करें, बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाएं। स्मृति धीरे धीरे सतह पर आ गई। निंग तियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। सौभाग्य से वर्षों तक निंग जिमो विवेकशील रहा। यद्यपि वह उसे एक लक्ष्य के रूप में देखता था, उसने उसे कभी दुश्मन नहीं माना। हालांकि वह गहरा भाईचारा निश्चित रूप से खत्म हो गया था। निंग तियान ने सोचा, यह इतना बुरा नहीं है, कम से कम परिवार सामंजस्यपूर्ण है और भाई सुधार करने का प्रयास करता है। तो उसे बुरा आदमी ही रहने दो, आखिरकार वह बड़ा भाई है। निंग तियान जानता था कि लिन चेन ने एक बार निंग जिमो को हराया था, इसलिए वह निंग जिमो को बताना चाहता था, जिसने तुम्हें हराया है वह भी तुम्हारे भाई निंग तियान का मुकाबला नहीं कर सकता। ... लिन चेन को नहीं पता था कि निंग तियान उसे चुनौती देना चाहता था, और वह भी एक अजीब कारण से। पिछले 2 दिनों से कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं और ग्रिल्ड विंग्स खरीदना चाहते हैं। हालांकि लिन चेन को पैसे से प्यार था, लेकिन इस बार उसने नहीं बेचा क्योंकि स्टॉक में ज्यादा सामान नहीं था। भाई लिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इतने परेशान दिख रहे हैं? ये तो बस थोड़ा सा है, मैं बहुत पैसा कमा सकता था। लिन चेन ने आह भरी। उन्होंने वास्तव में कम करके आंका। एक सीलबंद छोटा सा गुप्त क्षेत्र एक पर्यटन स्थल के समान है। यहाँ एक चिकन विंग की कीमत 100 नहीं बल्कि 1000 रुपये तक हो सकती है। आखिरकार यह इन कोर्टयार्ड है। ये छात्र धनवान हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किन हाओ और कई युवांजी अवाक थे। वह पहले ही 3 लाख कमा चुका है, अभी भी संतुष्ट नहीं है।
सचमुच विकृत लोग अधिक लालची होते हैं। फुर्सत के समय लिन चेन जियाओबाई की प्रशिक्षण प्रगति पर नजर रखना भी नहीं भूलता था। छठे दिन जियाओबाई के अपग्रेड का इंतजार किए बिना लिटिल फॉक्स ने अपग्रेड किया। मात्र 6 दिनों में ये स्तर 5 से स्तर 7 तक पहुंच गया। गूगू छोटी लोमड़ी बहुत खुश थी। लिन चेन को दिखाने के बाद वह अपग्रेड जारी रखने के लिए वापस पानी में गोता लगाना चाहती थी, लेकिन लिन चेन ने लोमड़ी की पूंछ पकड़ ली। बहुत तेजी से अपग्रेड हो रहा है, थोड़ा ब्रेक ले लो, लिन चेन ने कहा। गू छोटी लोमड़ी ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए जियाओबाई की ओर देखा। वह भी जियाओबाई की तरह मजबूत बनना चाहता था। जियाओबाई ठोस है, तुम खोखले वसा की तरह हो। लिन चेन ने सलाह दी कि बहुत जल्दी अपग्रेड करना रटने जैसा है, हो सकता है कि यह पहले दिखाई न दे लेकिन बाद में कमजोर हो जाएगा। गू छोटी लोमड़ी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर अभी भी आत्मा के झरने पर टिकी हुई थी। लिन चेन ने सीधे इसे दूर कर दिया, हालांकि वह जानता था कि लिटिल फॉक्स निश्चित रूप से सुनेगा, लेकिन देखभाल करने वाले पिता के रूप में वह आराम से नहीं रह सका। ड्रैगन रूपांतरण करने वाला आत्मिक जानवर, वायुजनित सर्प भाग 2। बहुत बढ़िया, हमारे पास एक रसोईया कम है। आपने अभी अभी अपग्रेड किया है, इसलिए यह आपके अग्नि कौशल का अभ्यास करने का अच्छा समय है। ग्र छोटी लोमड़ी ने मुस्कुराहट दिखाई। लिन चेन के लिए खाना बनाना भी उसे खुश कर देता था। ... भाई लिन, आप बहुत भाग्यशाली हैं। एक सुपर प्लोहन जानवर और एक दिव्य लोमड़ी जो खाना पकाने में बहुत कुशल है। जियोहोन द्वारा बनाए गए व्यंजनों को चखने के बाद किन्हाओ और कई युवांजी को ईर्ष्या हुई। छोटी लोमड़ी उनकी प्रशंसा सुनकर खुश हुई, लेकिन फिर भी उसने अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाए, जिससे संकेत मिलता था कि वह भी भविष्य में जियाओबाई की तरह असाधारण बन जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन और अन्य लोग अवाक रह गए, यह महसूस करते हुए कि छोटी लोमड़ी ने असाधारण शब्द को प्रशंसा के रूप में लिया था। जियाओ होन के उत्कृष्ट पाक कौशल के कारण उनके दिन कम उबाऊ थे। दिन बीतते गए और एक एक करके छात्र खुशखबरी लेकर आए कि उनके स्पिरिट बीस्ट्स का उन्नयन हो गया है। लिन चेन जल्दी में नहीं था, जियाओबाई ने हाल ही में अपग्रेड किया था, इसलिए यह इतनी जल्दी फिर से नहीं होगा। 6 दिन और इंतजार करने के बाद अंततः 10वें दिन जियाओबाई ने गाय की तरह रंभाते हुए लेवल 12 से लेवल 13 तक पहुंच गई। ये गर्म पानी के झरने से उभरा, लालची नहीं, क्योंकि लिन चेन ने कहा था कि उन्नयन के बाद 2 दिनों तक अभ्यास करना है। लिन चेन भी सहमत हो गया। उसने लापरवाही से लिटिल फॉक्स को अपने कंधे पर गर्म पानी के झरने में फेंक दिया और जियाओबाई को अभ्यास के लिए ले गया। ग्र छोटी लोमड़ी खुश थी, अंततः पुनः खुशी से उन्नत होने में सक्षम थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हृदय में मंत्रोच्चार करने लगी। अपग्रेड 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 ... जियाओबाई की सफलता की खबर जल्दी ही वूजी तक पहुंच गई, क्योंकि जियाओबाई खुलेआम अपनी शान बढ़ा रहा था। वूजी ने निंग तियान को इसके बारे में बताया और उसने बस हल्के से सिर हिला दिया। क्या तुम उससे लड़ने वाले नहीं थे? वूजी हैरान था, क्योंकि वह दर्शकों को बुलाने की तैयारी कर रहा था। यह अभी अभी उन्नत हुआ है, इसकी नींव अस्थिर है। मेरा आत्मा जानवर यहाँ लंबे समय से है, यह उसके साथ अन्याय है, निंग तियान ने कहा। वूजी को तुरंत समझ आ गया, लेकिन यह अजीब था, निंग तियान इतना धर्मी कब से हो गया? प्रशिक्षण के लिए पिछले समूहों में निंग तियान अक्सर लोगों की पीठ में छुरा घोंपता था। अंततः उसे निंग तियान का कारण पता चल गया, जो लिन चेन को निष्पक्ष रूप से जीतना और आंतरिक प्रांगण की प्रतिष्ठा को उचित ठहराना था। इतना हृदयवेदक। वूजी लाल आंखों और लगभग आंसू के साथ वहां से चला गया। निंग तियान चकित था। ऐसा करने का मुख्य कारण था, वह निंग जिमो को यह बताना चाहता था कि उसने लिन चेन को निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से हराया है। जहां तक इनर कोर्टयार्ड की प्रतिष्ठा का सवाल है, बस एक बोनस ... क्या निंग तियान मुझसे लड़ना चाहता है? ये बात तुमने कहां से सुनी? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। 3 दिन बाद लिन चेन किन्हाओ से खबर सुनकर बहुत हैरान हुआ। यह एक अफवाह की तरह था कि उसकी शादी बिना उसकी जानकारी के हो गई है। उन्होंने कहा, यह अब फैल रहा है। अविश्वसनीय। लिन चेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने उसे देखा है। निंग तियान लड़ने में बहुत उत्सुक नहीं है, प्रतिस्पर्धी नहीं है, और मैंने उसे नाराज नहीं किया है, इसलिए उसके द्वारा मुझे निशाना बनाने की संभावना शून्य है। आप परिचित नहीं हैं, आपको कैसे पता कि बाहर ठंड नहीं है और अंदर गर्मी है? किन्हाओ ने कहा। शायद नहीं, मैं लोगों को परखने में बहुत अच्छा हूं, लिन चेन ने कहा। शायद।
किन हाओ ने सिर हिलाया क्योंकि लिन चेन आमतौर पर सटीक होता था। एक और दिन बीत गया। लिन चेन ने जियाओबाई की जांच की और उसे ध्यान के लिए गर्म पानी के झरने में वापस जाने देने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से निंग तियान दूर से आया। लिन चेन हैरान था क्योंकि एक समूह उसके पीछे चल रहा था। नहीं, क्या ये सचमुच लड़ाई है? लिन चेन हतप्रभ था, निंग तियान को देख रहा था, किन हाओ के शब्दों को याद कर रहा था, निंग तियान को देख रहा था। क्या सचमुच उस ठंडे बाहरी आवरण के नीचे एक अशांत हृदय छिपा है? निंग तियान ने अपना हाथ उठाया। लिन चेन, क्या हम लड़ें? निंग तियान ने संक्षिप्त पूछा। लिन चेन स्तब्ध था, लेकिन उसके बगल में जियाओबाई युद्ध की भावना से भरी थी। अभी अभी सान्ना समाप्त करने के बाद वह अपनी खेती के परिणामों का परीक्षण करना चाहता था। 1 मिनट रुको। लिन चेन ने सीधे झांगशी को भीड़ से बाहर निकाला और पूछा, क्या मुरोगजू का मामला अभी भी वैध है? होना चाहिए। झांगशी को यकीन नहीं था और वह मुरोगजू को ढूंढने चला गया। मुरोगजू दूसरे गड्ढे में अपने आत्मा जानवर को शिक्षित कर रही थी और झांगशी की बात सुनकर वह उछल पड़ी और बोली, हे भगवान, भाई निंग तियान ने आखिरकार अपनी चाल चल दी, मैं लगभग चूक गई थी। उद्धरण चिन्ह ... लिन चेन ने पूछा कि क्या आपके शब्द अभी भी मायने रखते हैं? क्या आपने वह स्थान वापस नहीं खरीदा? उन्होंने कहा कि यदि आपके शब्द मायने नहीं रखते तो लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ो, निश्चित रूप से लड़ो, मुरोगजू ने कहा। ठीक है। झांगशी उत्सुकता से लिन चेन के साथ खबर साझा करने के लिए वापस दौड़ा। मुरोगजू भी खुशी से उसके पीछे पीछे चला। लिन चेन ने फिर निंग तियान की ओर मुड़कर कहा, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो आओ लड़ें। ... चुनौती दी गई और दर्शक तुरंत अपनी स्थिति में आ गए। छात्रों ने एक दूसरे को सूचित किया और यहाँ 100 से अधिक छात्र एकत्रित हो गए। आखिरकार इन उबाऊ दिनों में शो देखना एक खुशी की घटना थी। क्या हम यहाँ शर्त लगा सकते हैं? आप सट्टेबाज हो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। बाधाएं कैसे तय की जाएंगी? निश्चित रूप से निंग तियान की संभावना अधिक है, इसलिए बाधाएं कम है। तो फिर लिन चेन पर किसने दांव लगाया? इसके बाद छात्रों ने किन हाओ और कई युवानजी की ओर देखा, जिनमें से कुछ ने कहा, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे अपनी मुश्किलों का सामना कर सकें। वे मूर्ख नहीं थे। यद्यपि निंग तियान के पास बड़ा लाभ था, लिन चेन का आत्मा जानवर भी असाधारण था और जरूरी नहीं कि वह हार ही जाए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कई युवानजी और किन हाओ अवाक रह गए। वे बहुत घृणा महसूस कर रहे थे लेकिन खंडन करने में असमर्थ थे। अंततः जुआ नहीं खेला गया, इसलिए उन्होंने देखने पर ध्यान केंद्रित किया। लिन चेन का हलवाहा जानवर असाधारण है और निंग तियान का दूसरा आत्मा जानवर भी। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता ने इसे एक प्रमुख शक्ति से खरीदा था और इसे कैंगलिंग प्राचीन देश के आधे हिस्से में ले गए थे। निंग परिवार की संपत्ति ज्यूक्सिंग शहर में शीर्ष 3 में है, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही निंग तियान ने अपने आत्मिक जानवर को बुलाया, लिन चेन ने अंततः उस आत्मिक जानवर को देखा जिसके बारे में उसने आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने के बाद से सुना था। हवा में उड़ने वाला सर्प। उन्नत आत्मा परिवर्तन। कौशल 1, शून्य भावर तूफान। अपने मुंह से तूफान छोड़ता है, जल्दी से एक बवंडर बनाता है, विरोधियों को दबाता है। कौशल 2, विनाश भावर। 2 बवंडर छोड़ता है, टकराकर विस्फोट पैदा करता है। कौशल 3, आध्यात्मिक सींग शक्ति। थोड़े समय के लिए ड्रैगन सींग उगाता है, थोड़े समय के लिए शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करता है। विंडबोन सर्प एक आत्मिक जानवर है जो ड्रैगन में विकसित होने में सक्षम है। इसमें सींग नहीं होते हैं, लेकिन इसके वंश में ड्रैगन जाति के मजबूत गुण होते हैं। इसलिए हालांकि यह एक निम्न स्तरीय ड्रैगन रूपांतरण करने वाला आत्मा जानवर है, यह अत्यधिक महंगा है क्योंकि ड्रैगन से जुड़ी किसी भी चीज की कीमत कम से कम 10 गुना बढ़ जाती है। यदि निंग परिवार के पास विशाल संपत्ति और लाभकारी संबंध न होते तो वे इस पवनजनित सर्प को हासिल नहीं कर पाते। आसपास के छात्र चर्चा में मग्न थे। यद्यपि यह उनका पहली बार पवन जनित सर्प को देखने का अनुभव नहीं था, फिर भी यह हमेशा प्रभावशाली होता था। भीड़ ने एक क्षेत्र खाली कर दिया और निंग तियान ने कहा, मेरे पास अंतर्निहित लाभ है, इसलिए हम एक दांव जोड़ सकते हैं। यदि आप जीतते हैं तो हम स्थान बदल देंगे। लिन चेन ने सिर हिलाया, लेकिन जियाओबाई ने मुंह किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन लगभग भूल ही गया था, पहला गड्ढा निंग तियान के स्पिरिट बीस्ट द्वारा साफ किया गया था, इसलिए जियाओबाई का तिरस्कार समझ में आता था। हालांकि पहली और तीसरी स्थिति के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा में बहुत कम अंतर है, इसलिए लिन चेन ने कहा, क्या हम इसे बदल सकते हैं? आप क्या चाहते हैं?
मन को विकसित करने के लिए कुछ आत्मा की गोलियां, लिन चेन ने कहा। इस बार वह ज्यादा नखरे नहीं दिखा रहा था, क्योंकि मुरोगजू पहले ही 3000 सियानवू मामले पर सहमत हो चुका था, जिस पर ध्यान केंद्रित था। जरूर, निंग तियान ने हाथ हिलाते हुए सिर हिलाया और विंडबोन सरपेंट ने मैदान संभाल लिया। इसका आकार अजगर जितना बड़ा नहीं था, लेकिन दिखने में ये राजसी शान वाला था। इसकी उपस्थिति में जियाओबाई की आभा कमजोर लग रही थी। जैसे ही दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हुए, निंग तियान को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या आपके आत्मिक जानवर ने अपना तीसरा कौशल जागृत कर लिया है? लिन चेन आश्चर्यचकित था। ऐसा लग रहा था कि निंग तियान वास्तव में एक निष्पक्ष लड़ाई चाहता था। लेकिन क्यों? निंग तियान ऐसा व्यक्ति नहीं लग रहा था। आसपास के सभी छात्रों ने प्रशंसा की और सोचा कि निंग तियान एक सच्चा सज्जन व्यक्ति है। ये है, लिन चेन ने उत्तर दिया। यद्यपि उसने जियाओबाई को उसके बर्बर रक्त वंश का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया था, फिर भी उसने वास्तव में अपना तीसरा कौशल जागृत कर लिया था, जो एक तथ्य था। निंग तियान के कार्य वास्तव में सज्जनतापूर्ण थे और लिन चेन अपमानजनक तरीके से कार्य नहीं कर सकता था। लिन चेन की पुष्टि के साथ निंग तियान ने अंततः आदेश दिया, पवन सर्प, इस युद्ध में अपना सर्वस्व झोंक दो। पवन जनित सर्प दहाड़ा और अगले ही क्षण समुद्र से निकलते हुए अजगर की तरह वह सीधे शियाओबाई पर टूट पड़ा। संपर्क टॉस। संपर्क